मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी की सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis पर। तो आज के लेक्चर में हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो oogenesis क्या होती है और oogenesis कैसे होती है, इस बारे में आज बात करेंगे। oogenesis एक प्रक्रिया होती है जिसमें जर्म सेल्स ओवरी में प्रेजेंट जर्म सेल्स ग्रो करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं टू फॉर्म ओवम। ठीक है, एग बनाने के लिए जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम जर्म सेल इज oogenesis। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि जो oogenesis है वो एक प्रक्रिया है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है जर्म सेल से और जर्म सेल ओवरी में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़, जो oogenesis है वो फीमेल्स में शुरू हो जाती है एम्ब्रियोनल स्टेज में ही। जब फीमेल बेबी अपनी मदर की वोम में होता है उसी समय जो oogenesis की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो oogenesis कैसे होती है फीमेल में फ्रॉम एम्ब्रियोनल स्टेज, इस चीज़ को हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि एम्ब्रियो में एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इस लेयर को बोलते हैं एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट के नीचे एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट ग्रो करती है टू फॉर्म अ कैविटी सेकेंडरी योक सैक। ठीक है, सेकेंडरी योक सैक, और सेकेंडरी योक सैक बन जाता है टिल सेकेंड वीक। ठीक है, जेस्टेशन के सेकेंड वीक तक सेकेंडरी योक सैक बन जाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो ब्लास्ट में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, होता क्या है, इन फोर्थ वीक जो ये जर्म सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये मूव कर जाएंगे फीमेल की ओवरी में। फीमेल की ओवरी में ये मूव कर जाएंगे। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ठीक है, यूट्रस है और ये सर्विक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जो फीटस है वो फोर्थ वीक में है इस टाइम, और फोर्थ वीक तक क्या हो चुका है, जितनी भी हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे वो मूव कर चुके हैं एम्ब्रियो के ओवरी में। ठीक है, इससे पहले क्या था, जो जर्म सेल्स थे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल कैविटी में थे, सेकेंडरी योक सैक में थे, और अभी वो मूव कर चुके हैं ओवरी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और अभी क्या होने वाला है, अब ये जो जर्म सेल्स थे ये कन्वर्ट होने वाले हैं
ओवरी के अंदर oogonia में, ठीक है, oogonia में कन्वर्ट होने वाले हैं। और इन oogonia में से कुछ oogoनियम डीजेनरेट होने वाले हैं, डीजेनरेट, ठीक है। तो क्या था, बहुत सारे जर्म सेल्स थे जो कन्वर्ट हो गए oogoनियम में, और जो मिलियंस ऑफ oogoनियम थे, उन मिलियंस ऑफ oogoनियम में से कुछ हो गए डीजेनरेट, और कुछ ने कर दी डिवीजन शुरू, सेल डिवीजन। कौन से वाली सेल डिवीजन? मायोसिस, ठीक है, मायोसिस शुरू हो गई। जब मायोसिस हुई तो oogoनियम कन्वर्ट हो गए, oogoनियम कन्वर्ट हो गए प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में, ठीक है। अभी मेयोसिस शुरू हुई है, मेयोसिस शुरू हुई और oogoनियम कन्वर्ट हो गए प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte वो सेल है जो मेयोसिस की प्रोफेज 1 में फंसा हुआ है, मेयोसिस की प्रोफेज 1 में फंसा हुआ है प्राइमरी oocyte, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या है कि ये बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन चुके हैं बाय सेल डिवीजन ऑफ oogonia, ठीक है। अभी डिवीजन पूरी नहीं हुई है, सिर्फ प्रोफेज 1 में फंसा हुआ है। और इन प्राइमरी oocyte का क्या होने वाला है कि ये ओवरी में बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये ओवरी किसकी है? फीटस की, जिसकी बर्थ होने वाली है। तो फीटस ने बर्थ ली विद ओवरी, और ओवरी में है प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज 1 में फंसे हुए हैं। और कितने प्राइमरी oocyte हैं? अप्रोक्स 2 से 20 लाख, ठीक है, 2 से 20 लाख ओवरी में, फीटस की ओवरी में oocyte प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। अब इन सभी oocyte में से टिल प्यूबर्टी, ठीक है, टिल प्यूबर्टी इन सभी oocyte में से कुछ हो जाएंगे डीजेनरेट, कुछ हो जाएंगे डीजेनरेट, और बचेंगे अप्रोक्स 40,000, और इन 40,000 में से भी सिर्फ 400 ही आगे डिवीजन करने वाले हैं टू फॉर्म ओवा, ठीक है। जो ये प्राइमरी oocyte फीटस में थे वो प्यूबर्टी तक आते आते कुछ डीजेनरेट हो जाएंगे, और उनमें से बचेंगे सिर्फ 40,000, और 40,000 में से भी सिर्फ 400 से 500 प्राइमरी oocyte ही सेल डिवीजन के लिए जाने वाले हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? हुआ क्या था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स योग सैक में प्रेजेंट थे, और योग सैक से अब 4th वीक में वो मूव कर गए एम्ब्रियो की ओवरी में, और एम्ब्रियो की ओवरी में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे अब वो कन्वर्ट होने वाले हैं oogonia में, और oogonia जो है वो करने वाला है डिवीजन, उनमें से कुछ होने वाले डीजेनरेट और कुछ की सेल डिवीजन शुरू होने वाली है। और जब मेयोसिस होगी, सेल डिवीजन होगी, तो oogonia कन्वर्ट होंगे प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte फंसे हुए हैं प्रोफेज 1 में। ये था फीटस की बर्थ होने से पहले का प्रोसेस। अब फीटस की बर्थ हो गई जिसमें 2 से 20 लाख प्राइमरी oocyte प्रेजेंट हैं। उन सभी प्राइमरी oocyte में से प्यूबर्टी तक 40,000 ही oocyte बचेंगे, बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगे। और जो ये 40,000 प्यूबर्टी पे बचे हुए प्राइमरी oocyte हैं उनमें से भी सिर्फ 400 या 500 oocyte ही, प्राइमरी oocyte ही सेल डिवीजन के लिए जाने वाले हैं आगे टू फॉर्म ओवा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी एक बार समझ लेते हैं कि ओवरी में अगर ये प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, तो ओवरी में कहाँ प्रेजेंट है और ओवरी दिखने में होती कैसे है, ओवरी के अंदर से एनाटॉमी कैसी होती है। ओवरी की एक आउटर लेयर होती है जिसे बोलते हैं मीजोथीलियम, ठीक है, एक आउटर लेयर होती है जिसे बोलते हैं मीजोथीलियम।
और मीजोथीलियम के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, नीचे लेयर होती है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे ये मीजोथीलियम थी, मीजोथीलियम, और उसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे प्रेजेंट है कुछ स्ट्रोमल सेल्स। हाँ, कुछ प्रेजेंट है स्ट्रोमल सेल्स। ये स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट है जो कि फिब्रोब्लास्ट की तरह काम करते हैं, मतलब कि कोलेगन फाइबर्स बनाएंगे, कोलेगन फाइबर्स, यहाँ पे कोलेगन फाइबर्स बन जाएंगे। और जो ये लेयर है ना, ये वाली कोलेगन फाइबर और कोलेगन स्ट्रोमल सेल्स और कोलेगन फाइबर्स वाली जो ये लेयर है, स्ट्रोमल सेल्स और कोलेगन फाइबर वाली, इसे बोलते हैं कोर्टेक्स, ओवरी कोर्टेक्स। और बीच में एक लेयर होती है, बीच में एक लेयर होती है, मतलब कि ये जो बीच का पोर्शन है ओवरी का, इसे बोलते हैं मेडुला। और मेडुला में प्रेजेंट है आर्टरी और वेन्स और नर्व, लिम्फेटिक टिश्यू, ये सभी मेडुला में प्रेजेंट है। अब जो मैंने कहा था कि प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है ओवरी में, वो कहाँ पे है? वो इस मेडुला के और कोर्टेक्स के बीच में है। ठीक है, मेडुला के और कोर्टेक्स के बीच में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये है प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो क्या है कि ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जो कहाँ फंसा हुआ है? प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocyte फंसा हुआ है। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर होती है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं फ्लैट फॉलिकुलर सेल लेयर, मतलब कि फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर होती है, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर होती है, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। और फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स के नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है कुछ इस प्रकार, जैसे कि ये आपका प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स और कोलेगन फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें ऐसे जूम करके, तो ये स्ट्रोमल सेल्स और इसमें कोलेगन फाइबर्स। ठीक है, तो अभी ये फीटस की ओवरी में, जिस फीटस ने बर्थ ली है उसकी ओवरी में ये सभी oocyte, प्राइमरी oocyte कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है, जिसमें एक फ्लैट फॉलिकुलर सेल लेयर है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कोलेगन फाइबर की लेयर है, कोलेगन फाइबर की लेयर है जिसे कहते हैं जिस सिंपली कोलेगन फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोमल सेल्स, स्ट्रोमल सेल लेयर, स्ट्रोमल सेल लेयर, जिसमें साथ में क्या है? कोलेगन फाइबर्स। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी oocyte ओवरी में, फिटस की ओवरी में प्रेजेंट है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत
ये हो गया प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में से सिर्फ जो कि मतलब कि प्राइमरी oocyte थे फीटस में 2 से 20 लाख, उनमें से सिर्फ बचे 40,000। अब उन 40,000 में से सिर्फ 400 या 500 की सेल डिवीजन होनी है, तो सेल डिवीजन आगे चलेगी। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। और प्राइमरी oocyte के जो चारों तरफ ये लेयर्स होती हैं, एक प्राइमरी oocyte तो ये है, ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो लेयर्स हैं ये कंबाइन होती है प्राइमरी oocyte के साथ, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल आगे ग्रो करने वाला है। इसके जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स, इनमें होने वाली है ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ कब होगी? ये ग्रोथ जब होगी जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंच चुका होगा। जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंच चुका होगा उस टाइम पे फीमेल के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे गोनेडोट्रोपिन, FSH और LH। और FSH और LH काम करेंगे ओवरी में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte पे। प्राइमरी oocyte नहीं कहूँगा मैं कहूँगा पूरे प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू होगा। ठीक है, हर मंथ पे एक ओवा निकलता है, एक एग निकलता है। तो एग कहाँ से निकलेगा? इसकी सेल डिवीजन हो गया, इस प्राइमरी oocyte की सेल डिवीजन हो गया तो एग निकलेगा। तो अब हमें इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ग्रो करना है और इस प्राइमरी oocyte से ओवा निकालना है। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी आएगी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, तो उस टाइम में FSH और LH की प्रेजेंस में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी oocyte और प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो भाई ठीक है, FSH और LH की लेवल बढ़ी और पहली मेंस्ट्रुएशन जिसे मिनार्के कहते हैं वो शुरू हो गई। मिनार्के में क्या होगा? मिनार्के में नहीं, सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आगे चलने वाली है उनमें क्या होगा? FSH और LH की वजह से ये ग्रो करेगा। अब ग्रो करेगा तो क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है सेंटर में और चारों तरफ प्रेजेंट है फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। लेकिन अभी ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स ग्रो कर चुके हैं और ग्रो कर चुके हैं क्यूबोइडल और कोलुमनर स्ट्रक्चर में। क्यूबोइडल और कोलुमनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये कोलुमनर सेल्स हैं और क्यूबोइडल सेल्स हैं। और अब इस लेयर को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल लेयर। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल लेयर। और इसके चारों तरफ प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके चारों तरफ प्रेजेंट है स्ट्रोमल सेल की लेयर। स्ट्रोमल सेल की लेयर जिसमें बीच बीच में कोलेगन फाइबर्स हैं। ठीक है, कोलेगन फाइबर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारी ग्रेन्युलोसा सेल लेयर है और इसके चारों तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे स्ट्रोमल सेल और कोलेगन फाइबर्स की लेयर। ठीक है, तो ये ग्रो कर गया और ये था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये ग्रो कर गया एक दूसरे स्ट्रक्चर में जिसे बोलेंगे लेट प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, कब हुआ ये? जब FSH और LH की लेवल प्यूबर्टी पर बढ़ी।
तो अभी तक क्या हो रहा था कि प्यूबर्टी पे FSH और LH के लेवल बढ़ने की वजह से प्राइमोर्डियल फोलिकल कन्वर्ट हो गया लेट प्राइमोर्डियल फोलिकल में। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज़ की, 28 डेज़ की होती है। ये 0 डे है, वो 28 डे है, बीच में ये 14th डे है। ठीक है, 14th डे होगा और शुरुआत में होने वाली है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, जो हमारा एंडोमेट्रियम का सेल डेब्रिस है वो बाहर आएगा, और साथ में ओवा और कॉर्पस एल्बिकेंस बाहर आएगा। 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, सारा मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जब रुक जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, FSH और LH की लेवल बढ़ जाएगी। FSH और LH की लेवल बढ़ने की वजह से अब क्या होगा कि प्राइमोर्डियल फोलिकल जिसमें प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी oocyte है, प्राइमोर्डियल फोलिकल, अब वो ग्रो करने वाला है लेट प्राइमोर्डियल फोलिकल में। ठीक है, और लेट प्राइमोर्डियल फोलिकल अब और ग्रो करेगा और कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फोलिकल में, और तब तक ये प्राइमरी oocyte भी डिवाइड कर चुका होगा 2 सेल्स में। एक को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरे को बोलते हैं ओवम। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम, सॉरी ओवम नहीं, अभी ओवम नहीं बना, अभी क्या बना है, सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो डीजेनरेट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte हमारे सेकेंडरी फोलिकल में प्रेजेंट होगा। तो सेकेंडरी फोलिकल देखने में होता कैसे है, इस चीज़ को देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर में प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फोलिकल के, ये सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है क्यूबोइडल ग्रैन्युलोसा सेल्स, जो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फ्लूइड, और वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा एक कैविटी में ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फ्लूइड, और वह फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है एक कैविटी में, इसे बोलते हैं एंट्रम। और आगे पता है आप सभी को कि इसके अराउंड प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट है स्ट्रोमल सेल्स, जो अभी कन्वर्ट हो चुके हैं 2 लेयर स्ट्रक्चर में। ठीक है, 2 लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अंदर वाली लेयर, जो अंदर वाली लेयर है उसे बोलते हैं थीका इंटरना, जिसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं, और ये थीका इंटरना में ब्लड वेसल्स, ठीक है, और उसके अराउंड प्रेजेंट है एक और लेयर थीका एक्सटर्ना। तो क्या था, स्ट्रोमल लेयर अभी डिवाइड हो चुकी है 2 लेयर में, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी oocyte। तो क्या हुआ, सेकेंडरी फोलिकल में क्या हुआ, एक तो एंट्रम बनी, एक फ्लूइड रिलीज होने की वजह से, जो कि ग्रैन्युलोसा सेल्स ने रिलीज किया है, और दूसरा चेंज क्या है कि स्ट्रोमल लेयर कन्वर्ट हो चुकी है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। थीका इंटरना जो है उसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं, और थीका एक्सटर्ना में स्ट्रोमल सेल्स और कोलेगन फाइबर्स हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। और अब सेकेंडरी फॉलिकल आगे ग्रो करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा टेरिस्ट्री फॉलिकल में, टेरिस्ट्री फॉलिकल में। और टेरिस्ट्री फॉलिकल जो है उसमें होता है सेकेंडरी oocyte की आगे सेल डिवीजन, और सेकेंडरी oocyte की जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो क्या मतलब कि सेकेंडरी oocyte की क्या होगी, अभी ये मेयोसिस 1 कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर, है ना भाई। जब प्राइमरी oocyte डिवाइड हुआ तो फिर ये मेयोसिस 1 कंप्लीट हुई थी, है ना भाई। प्राइमोडियल फॉलिकल की मेयोसिस चली तो मेयोसिस 1 में सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte की चलनी है सेकेंड मेयोसिस डिवीजन, और सेकेंड मेयोसिस डिवीजन में क्या होगा, मेटाफेज में ये फंस जाएगा, मेटाफेज 2 में ये फंस जाएगा, ठीक है, टेरिस्ट्री फॉलिकल। तो आगे क्या होने वाला है इस चीज़ को पढ़ते हैं। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत की, सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बना, और अभी हम समझने वाले हैं। हाँ एक चीज़ और है कि जो ये ग्रोथ हो रही है ये FSH और LH की वजह से हो रही है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और निकल रही है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कौन निकाल रहा है, ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो है थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स के, जो ये लेयर है थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है। जब ग्रो कर गया पूरा ये, तो ये अब प्रोड्यूस कर रहा है ईस्ट्रोजन। तो हो क्या रहा है कि एक हॉर्मोन्स होते हैं दो, एंड्रोस्टेनोडियोन और प्लस टेस्टोस्टेरोन। ये 2 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय थीका इंटरना, और थीका इंटरना प्रोड्यूस कर रहा है एंड्रोस्टेनोडियोन और टेस्टोन, और ये एंड्रोस्टेनोडियोन और टेस्टोन कन्वर्ट किए जा रहे हैं बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स टू ईस्ट्रोन और बीटा-17 बीटा ईस्ट्राडेओल, ठीक है, जो कि फॉर्म्स हैं ईस्ट्रोजन की। ये ईस्ट्रोजन की फॉर्म्स प्रोड्यूस की जा रही हैं बाय ग्रेनुलोसा सेल्स विद द हेल्प ऑफ थीका इंटरना, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो एकदम से ईस्ट्रोजन का सर्ज आएगा। और ईस्ट्रोजन का काम क्या है यहाँ पर भाई FSH और LH का काम था फॉलिकल सेल्स को ग्रो कराना। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन के काम 3 हैं। पहला काम टू थिन दी म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग करना, ताकि स्पर्म्स की एंट्री हो सके, है ना। अगर भाई सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा, अगर ये यूट्रस और ये सर्वाइकल म्यूकस, यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस होता है, ये हमारी यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा तो स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग करता है ईस्ट्रोजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ईस्ट्रोजन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH की सिक्रीशन कराता है, ठीक है, LH की सिक्रीशन कराता है। और सेकंड चीज़ क्या होने वाली है, तो सेकंड चीज़ हो गई है। थर्ड चीज़ क्या होने वाली है, थर्ड चीज़ होने वाली है हाँ, टू हेल्प इन proliferation of एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ईस्ट्रोजन करने वाला है, जो निकल रहा था थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर से ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है और अभी हमें पढ़ना है कि टेरिस्ट्री फॉलिकल
कैसे बनना है। तो टेरेस्ट्री फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी ओसाइट ही प्रेजेंट होगा, पर वो भी ग्रो हो चुका है टू मेटाफेज 2 तक। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है, सेकेंडरी oocyte इन मेटाफेज 2, मेटाफेज 2। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है ये, और उसके चारों तरफ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स बड़े ही कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, पहले प्रेजेंट थे लेकिन अभी बड़े ही कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज हो चुके हैं, और जो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और मैं बताना भूल गया कि सेकेंडरी फॉलिकल में एक चेंज और आएगा जो मैंने नहीं बताया था, जो बता रहा था मैं सेकेंडरी फॉलिकल। वो चेंज ये आएगा कि हमारे सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी थिक सी ग्लाइकोप्रोटीन्स की, और इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जो चेंज है ये पहले आ चुका है, कब, सेकेंडरी फॉलिकल के टाइम पे। जब सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा था तो उस टाइम पे जोना पेलुसिडा बन चुकी थी, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया कि सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो एक लेयर बनेगी ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, और इसे बोलेंगे जोना पेलुसिडा। तो अभी तक क्या हुआ था कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स एंट्रम बना चुके थे सेकेंडरी फॉलिकल में, और ये एंट्रम अभी और ग्रो हो जाएगी, ये एंट्रम और भी ग्रो हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी बड़ी सी एंट्रम है, और एंट्रम के चारों तरफ वही 2 लेयर, थीका इंटरना की और थीका एक्सटर्ना की, थीका एक्सटर्ना की। ठीक है, तो क्या क्या था कि ये थी जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो क्या था अभी तक कि बीच में था सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 में फंसा हुआ है, उसके चारों तरफ थे हमारे कुछ सेल्स जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, और उन्हें बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, उस लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा लेयर के नीचे एक जोना पेलुसिडा लेयर थी, और जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। और यहाँ पर एंट्रम है जो कि कवर्ड है बाय ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो इस प्रकार से टेरेस्ट्री फॉलिकल बन चुका है। टेरेस्ट्री फॉलिकल का दूसरा नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, पूरा मैच्योर्ड फॉलिकल बन चुका है। अब एक बार देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था कि FSH और LH की लेवल बढ़ने की वजह से, FSH और LH की लेवल बढ़ने की वजह से प्राइमरी फॉलिकल ग्रो हो रहा था, और प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होते होते कन्वर्ट हो रहा था टेरेस्ट्री फॉलिकल में, और इस दौरान बन रहा था लेट प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रो हो रहा था, और आखिरी में टेरेस्ट्री फॉलिकल बन रहा था। और साथ में क्या हो रहा था, प्राइमरी oocyte जो है वो कन्वर्ट हो रहा था, मतलब कि वो डिवाइड हो रहा था, उसकी म्यूसिस 1 हो रही थी, और म्यूसिस 1 होने के बाद 2 सेल बन रहे थे, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte आगे ग्रो करेगा। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte आगे ग्रो करेगा तो आगे जाके मेटाफेज 2 में, म्यूसिस 2 के मेटाफेज 2 में फंस जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि सेकेंडरी फॉलिकल प्रोड्यूस कर रहा था ईस्ट्रोजन। ठीक है, थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस LH,
और LH की होती है कोलाजिनेज एक्टिविटी, कोलाजिनेज एक्टिविटी। तो क्या होगा, कोलेगन फाइबर्स जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स के आउटर बाउंड्री पे थे, कोलेगन फाइबर्स वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे और हमारा ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की वॉल से डीअटैच होकर बाहर निकल जाएगा, कुछ इस प्रकार। ये मानकर चलिए ये आपकी ओवरी है और ये ओवरी की मीजोथीलियम लेयर है, उसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और उसके नीचे हमारा ये सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो ग्राफियन फॉलिकल्स की बाउंड्री पे स्ट्रोमल सेल्स हैं जो कि बाउंडेड है कोलेगन फाइबर्स से। अगर ये कोलेगन फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय कोलाजिनेज एक्टिविटी तो ये ग्राफियन फॉलिकल डीअटैच होकर ओवरी की वॉल से बाहर निकल जाएगा। कहाँ, यूट्रीन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। और जब कोलेगन फाइबर्स टूटेंगे तो हमारा सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाएगा। और LH का एक काम और होता है और वो है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को बढ़ाना, जो फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। हमें पता है ना आप सभी को कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। अब ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये ओवरी से बाहर निकल चुका है ग्राफियन फॉलिकल या टेरेस्ट्री फॉलिकल, क्योंकि कोलाजिनेज एक्टिविटी शो हुई LH की, तो LH की कोलाजिनेज एक्टिविटी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल या टेरेस्ट्री फॉलिकल बाहर निकल गया। अब क्या होगी, इस फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। और जो ये ग्राफियन फॉलिकल या टेरेस्ट्री फॉलिकल रप्चर हुआ था उसे अब बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम की आउटर मोस्ट लेयर, स्ट्रोमल सेल की लेयर, रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है पता है आप सभी को? जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम की लेयर की ग्रोथ को मेंटेन रखता है। एंडोमेट्रियम में ग्रोथ कराई थी ईस्ट्रोजन ने, और इस ग्रोथ को मेंटेन करने का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का, जो रिलीज होगा आफ्टर 14th डे बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम की आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रोमल सेल। ठीक है, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम है जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इसकी जो लाइफ है वो होती है 9 to 10 डे। 9 से 10 दिन बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये कहूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और बदल जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस जो एल्बिकेंस होता है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो रिलीज़ करे प्रोजेस्टेरोन। और जब प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो जाएगा 9 से 10 दिन बाद, मतलब कि अप्रोक्स 28 डेज़ के 20th डे के आसपास, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी, और एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो रप्चर हो जाएगी और उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होगी। और मेंस्ट्रुएशन होगी तो जो हमारा एंडोमेट्रियम का सेल डेब्रिस है, जो हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस है, जो हमारा ओवा है, वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये 5 दिन की मेंस्ट्रुएशन चलेगी। ठीक है, 5 दिन की मेंस्ट्रुएशन चलेगी या मेंस्ट्रुएशन फेज चलेगा। और मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद क्या आएगा, ये इसमें प्रोलिफरेशन होगा, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन, तो इसे बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। और ओव्यूलेशन के बाद बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज इसलिए बोला क्योंकि इसमें सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन
किया जा रहा है बाय एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर सिक्रेट कर रही है कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ताकि वहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन हो तो वो उस एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है 14 डे के बाद, उसे न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है भाई, इम्प्लांटेशन हो या ना हो लेकिन सिक्रेटरी फेज चलेगा। ठीक है, सिक्रेशन होगा बाय एंडोमेट्रियम, और सिक्रेशन किस चीज़ का होगा? ऑफ सम न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोलिफरेटिव फेज जिसे प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, और उसके बाद सिक्रेटरी फेज जिसे पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, और उसके बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज, और उसके बाद प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ख़त्म कर ली अपनी पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis और सारा का सारा हार्मोन चेंजेस जो होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, हमने वो सब समझ ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और खूब शेयर कीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो है ये आपके 11th-12th के सिलेबस में भी है, और आपके अगर आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझनी होगी। तो खूब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और धन्यवाद।